आपको भी लगता है गणित से डर, आपको भी लगता है मैथ से डर, तो ये सीरीज आपके लिए है। 7 दिन का कोर्स फ्री, यहां पर मैं नंबर से 0 से स्टार्ट करूंगा और एक अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा। इसमें कंपटीशन मैथ्स के क्वेश्चन भी कराऊंगा। 7 डेज के अंदर आप अपना इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। लेकिन करना क्या है आपको, इसके लिए आपको डेली 20 मिनट का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करना है खुद के ऊपर। आपको डेली शाम को 5 बजे मेरा वीडियो अपलोड होगा, 20 मिनट का वीडियो है, देखना है और उसके बाद सोचना है कि आपने उस वीडियो के अंदर क्या सीखा, नंबर्स क्या होते हैं। यहां से स्टार्ट करूंगा, लेवल तक लेके जाऊंगा। विश्वास करिए 7 दिन के अंदर आप अपना इंप्रूवमेंट खुद देख सकते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं, चलिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम, आपका भाई, आपका दोस्त। आज आपका पहला दिन है, तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स की बेसिक सी नॉलेज और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। सबसे पहले समझते हैं कि मैथ्स आया कहां से। देखिए क्या होता है, 2 तरह की चीजें होती है, एक होती है इंफॉर्मेशन और एक होती है नॉलेज। एक होती है इंफॉर्मेशन और एक होती है नॉलेज। तो देखिए, ये मान लीजिए इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं सूचना, और एक होती है नॉलेज, जिसे हम बोलते हैं ज्ञान। ये क्लियर हुआ? तो इंफॉर्मेशन और नॉलेज में एक डिफरेंस होता है, बड़ा डिफरेंस। क्या? जो चीज आपको पता होती है वो इंफॉर्मेशन होती है। कब? जब तक आप उसे अप्लाई नहीं करते। जैसे ही आप उसे अप्लाई करते हो वो एक नॉलेज बन जाती है। एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, मान लीजिए आपके पास 2 कप हैं, ठीक है। अब आपने क्या कहा कि एक को एक से जोड़ते हैं तो 2 बन जाते हैं। ये अभी तक आपकी इंफॉर्मेशन थी। लेकिन जैसे ही आपने देखा कि एक और एक कप, दोनों को देखा, फिर आपने देखा कि हाँ यार ये तो 2 कप हुए, तो आप क्या बोल सकते हो कि ये अब एक नॉलेज बन गई। समझ में आया? जिस चीज को हम प्रैक्टिकल रूप में अप्लाई कर चुके होते हैं तब वो एक नॉलेज बन जाती है। क्या? इंफॉर्मेशन। क्लियर हुआ? अब नॉलेज तो बहुत सारी होती है, इसलिए नॉलेज को कैटेगराइज करते हैं, नॉलेज को वर्गीकृत किया जाता है। तो हम बोल सकते हैं अब नॉलेज क्या है? ज्ञान। और ज्ञान क्या होता है? ज्ञान से ही बना है विज्ञान, ज्ञान से ही बना है विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं साइंस। अब ये साइंस कैसे आया? साइंस कैसे आया? साइंस की डेफिनेशन कहती है प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। मुझे पता है आपको समझने में दिक्कत आई होगी। ये कहता है कि नेचर से हमें जो चीजें मिली है उसको जब हम कैटेगराइज करते हैं, उसको जब हम समझते हैं तो उसे, और बिल्कुल तरीके से पॉइंट टू पॉइंट जब चलते हैं तो हम उसे बोलते हैं कि वो एक विज्ञान है। समझ में आया? तक साइंस का ही एक पार्ट बन गया मैथमेटिक्स। साइंस का एक पार्ट बन गया क्योंकि साइंस के अंदर ही आता है ये मैथ्स, ये इसी का एक पार्ट है। क्लियर? क्योंकि यहां पर हमने क्या किया? कैटेगराइज कर दिया, साइंस के अंदर चीजों को कैटेगराइज कर दिया। ये सब चीजें नेचर से मिली है आपको, तो आपने उसे कैटेगराइज कर दिया और बना दिया मैथ्स। ये समझ में आया? अब देखते हैं अब आगे क्या होता है। अब बात आती है नंबर्स की, चीजों को जोड़े कैसे, चीजों को गिने कैसे। तो उसके लिए नंबर्स की रचना की गई, नंबर्स का फॉर्मेशन किया गया। तो वो नंबर्स कैसे आए? वो नंबर्स आए जैसे 1 2 3 4, या आपको पता है 9 तक आए नंबर। अब क्या हुआ, भारत के अंदर हमारे जो आर्यभट्ट थे उन्होंने शून्य की खोज कर दी थी। तो वो है, हमने 0 से काउंट करना स्टार्ट कर दिया, 0 से 9 तक। लेकिन जब बात आती है कि यार इससे ज्यादा अगर कोई नंबर हुआ, मान लीजिए 10 कप है, 9 कप है मेरे पास, 1 कप और आ गया, तो मैं अब इसको क्या गिनूंगा? तो इन्होंने क्या किया, एक नंबर और जोड़ दिया। इन्होंने कहा कि 1 और 0 की सहायता से एक नंबर और बना देते हैं और इस नंबर को नाम दे देते हैं 10। इस नंबर को नाम दे देते हैं 10 या 10। समझ में आया? और इसी तरह नंबर जोड़कर फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर जोड़ा, फिर इसके बाद नेक्स्ट जोड़ा, नेक्स्ट जोड़ा, इस तरह से जोड़ जोड़ के नंबर्स बनाते गए। ये क्लियर हुआ? अब इन्होंने कहा कि यार नंबर तो सारे बन गए, लेकिन इनको कैटेगराइज कैसे करें नंबर को? तो नंबर के कैटेगराइजेशन की जब बात आई तो इन्होंने फिर नंबर को तोड़ना स्टार्ट किया। समझ में आया? चलिए अब स्टार्ट करते हैं नंबर से। आगे चलकर गणित को 3 भागों में बांटा गया, ये इसके मेजर भाग थे, और उसके बाद फिर कलन और समाकलन भी जोड़ा गया। अब देखिए गणित के 3 भाग कौन कौन से थे। पहला था अंक गणित, फिर बीज गणित और ज्यामिति। अंक गणित को अर्थमेटिक बोलते हैं, बीज गणित को अलजेब्रा बोलते हैं और ज्यामिति मतलब ज्योमेट्रिक होती है। अंक गणित वह गणित जिसमें सिर्फ अंक हो, यानी 1 2 3 4 5, और उसके बाद बीज गणित क्या होता है, जिसमें x y z आ जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर, इसमें तो जैसे अंक आ गए 1 2 3। अलजेब्रा, बीज गणित की अगर हम बात करें तो बीज गणित के अंदर आपके पास क्या आ गया, जैसे x + y = 2 होता है, तो x कितना है और y कितना है, 1 और 1 हो सकता है। ठीक है,
इसके अलावा बात आती है फिर ज्यामिति की। ज्यामिति जो है ये भी गणित का ही एक भाग है और इसमें हम आकृतियों का अध्ययन करते हैं, उनका क्षेत्रफल निकालते हैं, उनका एरिया निकालते हैं। क्लियर हुआ यहां तक का? अब हम बात करेंगे अंकों की, क्योंकि अंक गणित की बात कर रहे हैं। अंक गणित के अंदर हमारे को क्या क्या पढ़ना है उसकी बात करते हैं। अंक गणित में सबसे पहले हम देखते हैं कि अंक कहां से कहां तक होते हैं। इन अंकों को बोला गया वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर। अब जो वास्तविक संख्याएं होती है वो कहां से कहां तक होती है? वास्तविक संख्याएं यानी कि माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी वास्तविक संख्याएं। समझ में आया? माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक। अब अनंत एक नया वर्ड मैंने आपको बताया। गणित में वह चीज जिसे हम ज्ञात नहीं कर सकते वो अनंत है। अनंत जिसका अंत ही ना हो, अनंत। तो वास्तविक संख्या जो है वो माइनस अनंत से, अब अनंत का जो सिंबल है, अनंत का जो चिन्ह है वो चिन्ह होता है ये वाला उल्टा 8, टेढ़ा 8, है ना। तो अब यहां पर ये जो चिन्ह है इस चिन्ह को हमने नाम दिया अनंत। ये समझ में आया? शून्य, शून्य क्या, जैसे 1/0 अगर अपन करते हैं तो वो अनंत बन जाता है। ठीक है, ये अब आगे मैं आपको और भी अच्छे से बताऊंगा। तो अनंत आपके पास आया। अब वास्तविक संख्या क्या कहा गया कि भाई माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी वास्तविक संख्याएं हैं। कहां से? माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। इसके बीच में सब नंबर आ गए। 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, 1.32 आ गया, 1.332 आ गया, 0.001 आ गया, 0.02, जितने नंबर आप सोच सकते हो वो सब इसके अंदर आते हैं। ये समझ में आया? अब इसके साथ क्या हुआ कि जैसे अब जीनियस लोग भी होते हैं तो उन्होंने क्या किया कि ऐसे नंबर की रचना कर दी जो वास्तविक संख्या में नहीं आता, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। वो आपका पार्ट नहीं है, इसलिए मैं उसको ज्यादा डीपली नहीं ले जाऊंगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं वास्तविक संख्या की। अब वास्तविक संख्या को हम प्रदर्शित करते हैं आर से। आर, कैपिटल आर। इंग्लिश में जो कैपिटल आर होता है, इंग्लिश में जो आर होता है उस आर से हम इसे प्रदर्शित करते हैं। ये समझ में आया? अब ये हुई बात वास्तविक संख्या की। वास्तविक संख्या के बाद हम बात करेंगे वास्तविक संख्या में से ही अब हमने कुछ संख्याओं को और उठा लिया और उन्हें भी कैटेगराइज कर दिया। अब जैसे हम बात करते हैं प्राकृत संख्या की, जिसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृत संख्या जिसे हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर। अब ये बोल रहा है प्राकृत है, और भाई अभी आप मैंने देखा कि जो नंबर थे वो कहां से स्टार्ट हुए थे? 1 से, फिर बाद में उसमें क्या जुड़ा? 0। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो प्राकृत संख्या है, जो नेचुरल नंबर है, वो 1 से स्टार्ट होता है और कहां तक चलता है? अनंत तक। लेकिन अब इसे दर्शाते किस तरह से? इसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं। कैपिटल एन, अगर आपको कहीं पर कैपिटल एन लिखा हो उसका मतलब आप समझ जाना। जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिख दिया 2, फिर ये साइन बनाया। ये साइन भी मैं आपको बताऊंगा गणित के कौन कौन से साइन होते हैं। तो ये वाला जो सिंबल है इसको हम बिलोंग्स टू बोलते हैं। इसका मतलब है कि 2 जो है वो प्राकृत संख्या में से लिया गया है। समझ में आया? अब हम बात करते हैं इसकी। तो ये प्राकृत संख्या हुई। प्राकृत के बाद और भी हमने कैटेगराइज किया। हमने कहा 0 तो इसमें छूट गया, 0 को भी लेना पड़ेगा, तो पूर्ण संख्याएं नाम दे दिया गया। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल नंबर। होल नंबर, और इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या करा? 0 को जोड़ दिया गया। ये समझ में आया? तो इस तरह से 3 अभी तक हमने नंबर देखे, वास्तविक संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। इसके बाद और भी नंबर होते हैं जैसे पूर्णांक। इसे हम इंटीजर के नाम से जानते हैं। इंटीजर। अब अगर आप इंग्लिश के वर्ड भी साथ साथ में याद करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। देखो यहां पर होल नंबर होता है तो इसे W से प्रदर्शित कर दिया। नेचुरल नंबर है तो इसे N से प्रदर्शित कर दिया। यहाँ पर वास्तविक संख्या को रियल नंबर बोलते हैं तो इसे R से प्रदर्शित कर दिया। पूर्णांक को I से प्रदर्शित करते हैं, और पूर्णांक को ही हम Z से भी प्रदर्शित करते हैं। इसको I से भी प्रदर्शित करते हैं और इसको Z से भी प्रदर्शित करते हैं। अब पूर्णांक जो है ना, इसमें क्या होता है? पूर्णांक जिसका अंक पूरा हो। पूर्णांक का मतलब होता है वह अंक जो पूरा हो। समझ में आया?
अब कौन सा अंक पूरा होता है, जैसे मान लीजिए अगर 1/2 लिखा है तो क्या ये पूरा है क्या, नहीं ये आधा है। 0.1 लिखा है तो क्या ये पूरा है क्या, नहीं ये आधा है, ये अभी तक पूरा नंबर नहीं है। पूरा नंबर कौन सा होता है, 1 पूरा नंबर, 2 पूरा नंबर, 10 पूरा नंबर, 2003 पूरा नंबर, 3003 पूरा नंबर, ये सारे नंबर जो हैं पूरे नंबर है। समझ में आया। तो इंटीजर क्या होते हैं, वह नंबर जो पूरे होते हैं। अब इंटीजर को 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से भाग, एक तो है धनात्मक और एक है ऋणात्मक। इसका मतलब एक को बांटा गया पॉजिटिव और एक को बांटा गया नेगेटिव। अब ऋणात्मक में कौन से हो गए, जो माइनस अनंत से लेके -1 तक आए, और सॉरी धनात्मक के अंदर कौन से हो गए, 1 से लेके 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक, और ऋणात्मक कौन से हो गए, जो माइनस अनंत से लेके -1 तक के नंबर है, वो सारे क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। ये समझ में आया अच्छे से। इसके बाद हम बात करते हैं, ये देखिए आपके पास बेसिक हो गया वास्तविक संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। अब हम जो नंबर हैं उनको और कैटेगराइज करते हैं। ये आपके पास एक बड़ा थोड़ा सा बेसिक से मैंने आपको चीज बता दिया है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम नंबर के कैटेगराइजेशन की तरफ। आइए स्टार्ट करते हैं और कुछ नंबर्स लेकर। सबसे पहले हम बात करेंगे सम पूर्णांक की। सम पूर्णांक क्या होता है, इवन इंटीजर। ऐसे नंबर, जैसे नंबर हमारे पास थे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमने क्या किया, अब इन नंबर्स को भी कैटेगराइज कर दिया, इन नंबर को भी वर्गीकृत कर दिया। कैसे कर दिया, हमने सबसे पहले सम पूर्णांक लिए, सम में किसे काउंट किया, जिसमें 2 का भाग जा सकता है, ठीक है, वो सारे नंबर को हम क्या बोलेंगे, सम पूर्णांक। अब एक बात ध्यान रखिए, यहां पर मैं आपको एक चीज और लिख रहा हूं, जैसे मैंने यहां लिखा है ना +-2, इसका मतलब है कि ये प्लस का भी 2 हो सकता है और ये माइनस का भी 2 हो सकता है। समझ में आया। 2 अलग अलग लिखने के बजाय जब एक तरह से लिखते हैं, 2 एक ही नंबर को, जैसे मान लीजिए प्लस का 2 है और माइनस का 2 है, मैं चाहता हूं कि मैं इसे एक ही तरीके से लिखूं, तो मुझे लिखने के लिए +-2 लिखना पड़ेगा। इस तरह से इस नंबर को व्यक्त किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे विषम पूर्णांक की। विषम पूर्णांक कौन से होते हैं, ये भी इंटीजर का ही एक पार्ट है, लेकिन कौन से, नेगेटिव इंटीजर। कहां से स्टार्ट हो जाते हैं, +-1 +-3 +-5 और इंफिनिटी तक। फिर इसके बाद हम बात करेंगे अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। मैक्सिमम स्टूडेंट से जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं प्राइम नंबर का, तो यकीन मानिए 90% स्टूडेंट को पता ही नहीं होता, इवन 12th क्लास तक के बच्चों को नहीं पता होता प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर की जब प्रॉपर डेफिनेशन की अगर हम बात करें, तो डेफिनेशन तो इसके अलग तरीके से, लेकिन मैं जो आपको मेथड बता रहा हूं वो ध्यान रखना। प्राइम नंबर के लिए आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं। फैक्टर मैंने एक नया वर्ड काम में लिया है, इसका मतलब होता है गुणनखंड, यानी जिसके जितने इसके टुकड़े हो सकते हैं या जिसका इसमें भाग जा सकता है, ठीक है। तो जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, प्राइम नंबर। अब जैसे देखिए एक के 2 ही फैक्टर होते हैं, कौन कौन सा, सॉरी दो के 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो इसमें 1 का भाग जाएगा या इसमें 2 का भाग जाएगा। समझ में आया, या तो इसमें 1 का भाग जाएगा या इसमें 2 का भाग जाएगा, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाएगा। अगर आपके मन में चल रहा है कि यार जीरो भी तो दे सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं पहले बता चुका हूं, जीरो से जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, अपरिभाषित। अब क्यों आता है उसके पीछे का रीजन भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब यहाँ पर समझते हैं, जब डिवीजन वाला टॉपिक आएगा तो मैं आपको और चीजें बताऊंगा। अब जैसे 3 है, 3 में 1 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है। 5 है, 1 का भाग जाएगा और 5 का खुद का भाग जाएगा, तो एग्जैक्टली 2 ही इसके क्या हुए, डिवीजन। अब यहां पर हम बात करें भाज्य की, यानी कंपोजिट, जिसके 2 से ज्यादा हो। सिंपल सी बात, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे। जैसे 0 के कितने भी हो सकते, क्योंकि 0 में सबका भाग जाता है। इसके बाद 4 की बात करें तो 4 में देखो 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है और 4 का खुद का जाता है, तो 2 से ज्यादा हो गए ना, 1 2 3, 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए। 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है वो एक कंपोजिट नंबर है। इसके बाद हम बात करते हैं परिमेय संख्या की। ये एक नया नंबर है। परिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है, ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और p और q जो है वो पूर्णांक में से आते हो और q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। समझते हैं इसे कैसे, जैसे मान लीजिए 1/2, तो ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी तो एक नंबर हो सकता है ना, तो इसलिए इसको भी बांटना पड़ेगा। तो 1/2 एक नंबर है और इस नंबर को हम बोलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। समझ में आया, जिसमें ये p का रोल निभा रहा है, ये q का रोल निभा रहा है, और p और q जो है वो z में से आ रहा है, और z क्या है, एक पूर्णांक है। समझ में आया। अब यहाँ पे अगर देखो z के आगे प्लस ऐसे लिखा हो ना, तो इसका मतलब धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है।
ये समझ में आया। अब ये क्या लिखा हुआ है कि P बटा Q, P और Q जो है वो पूर्णांक में से है और Q का मान जो है वो 0 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर ये 0 हो गया, अब देखो ये अगर 0 हो गया तो ये कितना हो जाएगा? अपरिभाषित। समझ में आया? अपरिभाषित मतलब नॉट डिफाइंड। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। इसको देखो Q से डिनोट करते हैं, ध्यान रखना। और अब हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या की। अपरिमेय संख्या को हम इरेशनल नंबर भी बोलते हैं। ये एक नया नंबर है, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर कैसे होगा? जैसे √2। अब ये √2 भी तो एक नंबर ही होता है ना। √2 एक नंबर होता है, 1.414, √3 1.735, 1.7305। इस तरह से जो नंबर होते हैं, इन नंबर्स को हम बोलते हैं कि ये जो नंबर है वो कौन से हैं? अपरिमेय नंबर। इन नंबर्स के अलावा जैसे √2, 5 की घात 1/3, 3 की घात 1/4 और 2 नंबर और होते हैं जो कुछ विशेष परिस्थितियों में हम उन्हें अपरिमेय नंबर मानते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका पाई और दूसरा होता है आपका ई। ई एक सीरीज को, एक श्रेणी को रिप्रेजेंट करता है और पाई एक नंबर है जिसे आप जानते हो 22/7 होता है। 22/7 होता है, इसका असली मान होता है 3.14 और इसके आगे तक के नंबर होते हैं लेकिन हम 3.14 ही मानते हैं। और एक्चुअल में पाई है क्या? अरे पाई ज्यामिति का ही एक भाग है। देखिए मैंने आपको पहले बताया था गणित का ही एक भाग है। कैसे भाग है? पाई होता है परिधि बटा डायमीटर। परिधि क्या है? परिधि होती है सर्कमफेरेंस, डायमीटर होता है आपका व्यास। तो परिधि बटा व्यास को ही हम क्या बोलते हैं? पाई बोलते हैं। कैसे? परिधि होती है इसकी 2πr और व्यास होता है इसका 2r। 2r कैसे हो गया भाई? यहां से यहां तक अगर इसकी त्रिज्या r है, देखो ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। अभी मैं आपको जो समझा रहा हूं वहां तक समझिए। अभी ये आपके पास है अगर r, तो ये पूरा कितना हुआ? 2r। अगर इस पूरे में मान लीजिए एक तार है, उस तार को आपने मोड़ दिया, उस तार की जो लंबाई थी, उस तार की लंबाई थी 2πr। उसमें अगर उसके त्रिज्या का, उसके व्यास का भाग दे दिया तो 2r से ये 2 कट जाएगा, पाई बच जाएगा, यहां पर ये पाई आ जाएगा। समझ में आया? तो ये पाई और ई ये दोनों भी अपरिमेय संख्या के ही एक भाग हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। कल मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करूंगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक शेयर किसी का मैथ्स का डर दूर कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ और नई ऊर्जा के साथ।